एआई को लेकर के बहुत आजकल आप देख रहे हो एआई काफ़ी ट्रेंड में है, प्रिपरेशन में भी काफ़ी यूज़फुल है। कुछ दिन में जो यूपीएससी जिस तरह से पेपर बना रही है उसका यही प्लान है कि सीसेट के लेवल पे कट ऑफ लेकर के आए, जो जीएस पेपर 1 का। तो सीसेट पे बहुत फोकस करना आपको, जो भी ऋषभ सर के वीडियोस आप देख सकते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो शॉलजी में आप काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर से कि रेलिवेंस जो थिंकर्स का है, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मुझे याद है जब मैं 2020 में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, उसके एग्जाम्पल्स मुझे आज तक याद है। खैर मैं झूठ लिख देता हूँ उसमें तमाम चीज़ें, लेकिन अब मैं लिखता हूँ उसी का एग्जाम्पल। जैसे अभी टारगेट जो मेरा 2027 का है, तो इस हिसाब से तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना यार, अभी खत्म तो होने दो 2027। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब? कौन कौन इस बार दे रहा है अपना 2027 को? कौन कौन टारगेट कर रहा है? किसी ने दिया था 2026 का प्रीलिम्स? तो होपफुली, मतलब अनफॉर्चुनेटली इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि 2027 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। टू बिगिन विथ, माय नेम इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 498 इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी 2024। देखिए, सारे लोग की स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती है। समझने वाली बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मैं जो भी बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोगों के लिए सेम रहे और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। कुछ भी चीज़ें आप लोग अपने पर्सनल ओपिनियन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अडॉप्ट करिएगा। ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप लोग आके मुझे गाली दोगे कि यार तुमने ऐसा बताया था और हम फेल हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि एआई को लेकर के बहुत आजकल आप देख रहे हो एआई काफ़ी ट्रेंड में है, प्रिपरेशन में भी काफ़ी यूज़फुल है। तो उसका जुडिशियस यूज़ करना, जैसे अभी मैं बता के चला जाऊँगा एआई के बारे में भी, मैं इस बारे में बात करूँगा, तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि कुछ देर बाद आप लोग शायद बोर होने लगो, पर शुरुआत की बातें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो एआई क्या हो रहा है आजकल, ये ऐसे कंटेंट जनरेट कर रहा है जो ज़रूरी नहीं वो सही हो। ठीक है, वो ऐसे फॉल्स नैरेटिव भी जनरेट कर रहा है, गलत कंटेंट भी जनरेट कर रहा है, और एक बायस भी आपको दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से उसका एनालिसिस करोगे। इनफैक्ट मैंने खुद अभी, मेरे ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मैंने रेलिवेंस देखा था, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बुक में नहीं थी, वो खुद ही जनरेट कर लिया था उसने। तो उसको प्रॉम्प्ट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी मैं इस बारे में डिस्कशन करूँगा। अब सपोज करते हैं 15 जुलाई, कल से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो अपना। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, बेसिक बुक्स थोड़ी बहुत सब लोग ने पढ़ी होगी। कोई ऐसा हो जो एकदम अभी स्टार्ट ही कर रहा हो प्रिपरेशन को, बेसिक बुक्स अभी तक नहीं पढ़ी है? कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे लोग मतलब एनसीईआरटीज वगैरह या जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिली होगी, सारे थोड़ा बहुत एक आध रीडिंग तो हो ही चुकी होगी आप लोगों की। ठीक है, फिर भी कोई एक भी ऐसा हो, मतलब कोई बुक ही नहीं पढ़ा हो, बस वही क्लासेस देख रहा हूँ, एक भी बुक नहीं पढ़ी है, क्या कर रहे थे तब तक? ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये चलेगा ये। सब पेंसिल कहाँ से है? ओके, ठीक है। तो पहले सबको पता है जीएस 1 होता है। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं पहले। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लैंग्वेज पेपर 2 होते हैं, वो कोई कुछ भी नहीं पढ़ के जाएगा। कोई साउथ इंडियन में अगर हिंदी का देने जाता है एग्जाम तो वो भी पास हो जाएगा। कोई बहुत मतलब हिंदी मीडियम से वो भी इंग्लिश, ऐसा बहुत बेयर मिनिमम सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप लैंग्वेज पेपर होता है वो, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप लोग PYQ देख लोगे, उतने में आप लोग का वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं जुलाई में, सपोज करिए कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता, और मैं पिछली बार भी मैंने यही किया था, मतलब 2013 में 2023 में मैं प्रीलिम्स फेल हो गया था। ठीक है, तो यही करीब मई जून में पेपर आया था, जुलाई से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी 2024, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है,
तो मैंने स्टार्ट जुलाई से यही किया था कि GS1 को ही पहले उठाया था। बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। GS1 को आप जुलाई के 15 डेज में कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर अगस्त में GS2, सितंबर में GS3 और अक्टूबर में GS4। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑप्शनल आपको, जैसे दिन में आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे आपको ऑप्शनल को देना ही देना है, और इसके साथ आपको इंटीग्रेट करके रखना है GS1 को, और ये आपको हर महीने चलेगा, ठीक है, जिसका जो भी ऑप्शनल है। जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो GS पेपर 1 को मैंने 1 महीने में कंप्लीट किया था, और GS पेपर 2 तो मतलब इस तरीके से 2 रिवीजन आपका इस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। नवंबर दिसंबर में अभी आप लोग कोई नोट मेकिंग एकदम अवॉइड करिएगा। नोट मेकिंग तभी करनी चाहिए जब आपका 1-2 रीडिंग हो चुका हो, ठीक है, क्योंकि क्या लगेगा, अभी सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ोगे, और नोट्स के आप एक नई बुक ही बना दोगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि नोट मेकिंग एकदम मत करिएगा। नवंबर दिसंबर आपको पूरा नोट मेकिंग के लिए ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको AI की हेल्प मिलेगी, अभी वो भी बात करते हो उस बारे में। ऐसे सबको पता है कि मोर और लेस आपका GS सब्जेक्ट्स का ही ये समराइज करना आपको ऐसे में, ठीक है। अब आजकल फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, वो भी आपको पेस्टल अप्रोच से, या जो लाइफ साइकिल अप्रोच है, खैर उस बारे में तो आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी GS की नॉलेज से आप ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश ये करना है ना आपको कि हर संडे को एक ऐसे लिख लीजिए। मैं ऐसा कुछ आपको ऐसी चीज़ आगे नहीं बताऊंगा कि ओवर कॉम्प्लिकेट करूँ चीज़ों को। बहुत सिंपल सा चीज़ मैंने आपको बताया, देखिए, इसको एकदम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपको। अगर इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे कि साथ में स्टैंडर्ड बुक्स भी अब हाँ, इसकी रिसोर्सेज की बात करी जाए तो इसके लिए कोई सा भी रिसोर्स, जैसे मैं टॉपर थे ऋषिकेश रेड्डी, उनकी नोट्स फॉलो करता था, और इस समय आपके पास एक कंटेंट ऑफ प्रहार मेंस वाला एक आ जाती है, ठीक है। 2024 के अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। इस बार तो मैं मेंस वालों को नहीं, लेकिन हाँ उसकी समरी ज़रूर पढ़ रहा हूँ, इस बार भी मैं मेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही सेम अप्रोच इस बार भी मैंने यूज़ करके रखा है, क्योंकि ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे आप, जैसे आप ये सोचो कि साथ में लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें, ठीक है, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। GS1 भी छूटेगा, GS3 भी छूटेगा, GS3 भी सब छूट जाएगा, मतलब ओवरऑल सारी सब्जेक्ट छूट ही जाएंगे। अब ये लोग हल्ला हो रहा है कि प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी मतलब ऐसा डिफाइंड है ही नहीं। अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे, आप ये देखोगे प्रीलिम्स मेंस का ही समराइज फॉर्म है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये सारी चीज़ें जैसे GS2 का ही है, वहीं से सेम क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। अगर आप मेंस को तैयारी, मैंने ये खुद ही किया था यार, मेंस की तैयारी मैंने करी थी, अपने आप से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो गया था। अब नवंबर दिसंबर जैसे मैंने बताया, आप नोट मेकिंग के लिए रखोगे, उसमें आपका ये सारा चीज़ रिवाइज भी हो जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो अल्टीमेटली आपका मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप लोग अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल अप्रोच रख करके आप लोग अपने हिसाब से इसको डिसाइड करें कौन से मंथ में क्या चीज़ कंप्लीट करोगे आप। लेकिन हाँ, नवंबर ऐसा करना है आपको कि जो मैंने बताया कि अक्टूबर तक ये आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने चाहिए। एक ही सोर्स फॉलो करिएगा आप, प्रहार की समरी जैसे मैं बता रहा हूँ, या जो भी आपको जहाँ से भी पढ़ रहा हो, डजंट मैटर, कहीं से भी पढ़ते हो, मोर और लेस कंटेंट सिमिलर है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अलग नहीं हो जाएगा, और GS का जो इंडियन सोसाइटी का जो नेचर है वो ऐसा ड्रास्टिकली एक साल में अलग नहीं हो जाएगा। 3 में मोर और लेस डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ही। प्लानिंग से पहले एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक मैक्रो स्ट्रैटेजी पे फोकस करिएगा, एक माइक्रो में डेली बेसिस के टारगेट्स आपके होते हैं, ठीक है, और मैक्रो में मंथली टारगेट्स। मैक्रो मैंने आपको बता दिया कि ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया कि आपको ये चीज़ें करनी है। माइक्रो में डेली बेसिस पे अब ये आप डिसाइड करोगे कि GS1 का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मुझे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और एक सेकुलरिज्म नाम का टॉपिक बहुत बोरिंग लगता था, ठीक है, तो वो मैं ऐसा करता था कि लास्ट में ही रखता था। मतलब ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है, डेली का जो आपका टारगेट है वो आप खुद डिसाइड कर लेना। उसमें ऐसा फिर वही बात है कि कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको ध्यान देना आपको। मैंने बता दिया आपको ऐसे डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम जनवरी पे। अब आपके पास आ जाता है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम, ये आपका प्रीलिम्स के लिए है। यार एक चीज़ मैं और आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग बीट प्रीलिम्स बीट मेंस PYQs को बहुत फोकस में रखिएगा। जैसे ऐसा नहीं होगा ना कि आप 6 घंटे में, 6 घंटे तो कम ही बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही कोशिश करिएगा पढ़ने का। ऐसा तो होगा नहीं कि आप दिन भर मेंस को ही पढ़ोगे, तो कोशिश करिएगा प्रीलिम्स के PYQ को बार बार कर लीजिए।
ठीक है, मैंने कम से कम 20 से 25 बार PYQs किए थे, मुझे एकदम रटे हुए थे PYQ। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस बार भी मैंने दिया 115 नंबर मेरे बनने हैं GS पेपर 1 में, बस एक सिंपल तरीके से PYQ और अपना मेंस के प्रिपरेशन से। ठीक, और इस बार तो मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया था, 2026 के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो बस PYQ के थ्रू ही लोग कहते हैं कि अभी PYQ का मतलब ख़त्म हो गया है, लॉजिकल गैसिंग वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है, अभी भी सारी चीज़ें बाकी है। ठीक है, अब जनवरी टू अप्रैल में आते हैं। मेरे हम लोग साथ में करीबन 147 लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए थे लबास्ता से आकर के, जिसमें से करीब 50% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, जो ऑफिसर्स थे फेल हो गए इस बार के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो एक मेरे फ्रेंड थे, उनका नाम नहीं लूँगा, IITian थे वो, 5 बार उन्होंने लगातार CSET निकाला है, इस बार CSET में फेल हो गए। तो CSET को बहुत सीरियस लेना है। CSET, अब तमाम आप लोग में से ऐसे होंगे जिनको GS काफ़ी इजी लगती होगी, GS का ट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा, और ट्रिक्स अप्लाई होकर के जितना कम कट ऑफ जा रहा है तो 70-80 नंबर आ भी जाते होंगे। और आप देख रहे होगे कि कुछ दिन में जो UPSC जिस तरह से पेपर बना रही है, उसका यही प्लान है कि CSET के लेवल पे कट ऑफ लेकर के आ जाए, GS पेपर 1 कर। तो CSET पे बहुत फोकस करना आपको। CSET में वही सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो भी ऋषभ सर के वीडियोस आप देख सकते हो, उनका बस उनका वीडियो भी देख लोगे आप तो वो मोर देन सफिशिएंट है। CSET में आपको अभी डाउट होगा तो उस पर बात कर लेंगे, पर कोशिश ये करना है कि जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शनल की तरह आप CSET को लेके रखोगे। जैसे आप 3 घंटे पढ़ रहे थे ऑप्शनल को, तो 2 से 2.5 घंटा तो आपको CSET को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अभी भी मैं आप लोग से ये कह रहा हूँ कि देखिए काफ़ी सिंपल अप्रोच मैंने रखा है। ऐसा नहीं कि कुछ मैं आपको आके कुछ जादुई चीज़ बता दूंगा जिससे आप लोग लगेगा कि यार उत्कर्ष कुछ अलग चीज़ बता दे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी सिंपल अप्रोच रखना है। हम लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मेरा हर बार प्रीलिम्स में, मैं भी खुद भी CSET में ही मैं फेल होता था, वरना GS पे तो मेरा अराउंड 100 नंबर तो आ ही है। 24 में भी मेरे 110 मार्क्स थे, और 2022 में भी मेरे 108 या 9 थे, ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो CSET हो गया। फिर जनवरी टू अप्रैल में अब यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। CSET मैंने बताया कि आप डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पर इसमें पॉलिटी 15 डेज और हिस्ट्री 15 डेज, फिर फेब में 10 डेज इकोनॉमी, 10 डेज इन्वायरमेंट और 10 डेज ज्योग्राफी। इसको 10 डेज क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है और ज्योग्राफी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बस रिवीजन की ज़रूरत होती है। जो अपना हिस्ट्री और पॉलिटी है, काफ़ी आप लोग देखो काफ़ी ब्रॉड है इसका सिलेबस। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी आपको ये अभी भी ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, इसके नॉलेज की वजह से आपको हेल्प होता है एलिमिनेट करने में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज आपका, जैसे आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का पता होगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का पता होगा, तो एलिमिनेशन उतना ईजी हो जाता है। ये 10 डेज आपका मैंने बताया, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी। फैब खत्म हो गया 30 डेज की वजह से, मतलब 28 डेज ही मान लीजिए, इसमें आप 9x3 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं मार्च में। अब वही बात आ जाती है कि करंट अफेयर्स आपको रेगुलर रखना है इसके साथ। IR वगैरह जो भी जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपको करंट अफेयर वगैरह से ही मिल जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट तो ऐसा सच नहीं है, पर कोई टर्मिनोलॉजी कुछ भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो आपको करंट अफेयर से वो चीज़ कवर हो जाएगा। मार्च में आ जाते हैं। मार्च में फिर हम ये साइकिल रिपीट करेंगे, ये पॉलिटी और हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे मार्च में। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और करेंगे कि इसमें ये पॉलिटी हिस्ट्री को 15 डेज नहीं 10 डेज करेंगे। ठीक है, और इसमें 10 डेज ज्योग्राफी का करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और इकोनॉमी एनवायरमेंट भी सेम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। अप्रैल में इस पे आएंगे। अप्रैल में हम फिर 5 डेज की साइकिल बनाएंगे। 5 डेज की साइकिल मतलब आप 6 साइकिल बनाएंगे। 6 साइकिल में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, मतलब ये 5 हो गया।
और 5 दिन आप रेगुलर करंट अफेयर को रख सकते हैं। फिर मई में आप मतलब जो सामने मिल जाए उसको बस रिविजन करना है। टेस्ट आपको पता होगा, जैसे आप एसए दे रहे थे यहाँ पे, जो संडे को आप एसए दे रहे थे मेंस में, अब आप संडे को आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट को स्कोर के लिए सीरियस नहीं रहेंगे। 20 नंबर भी पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं 27 नंबर पाया था, और अभी इस बार कुछ दिन पहले मैं जब प्रीलिम्स के पहले मॉक टेस्ट दिया था 27 नंबर मैं पा रहा था, 28 नंबर पा रहा था। लेकिन असली एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि आंसर की से मेरी 115 मार्क्स आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को लेकर तो एकदम परेशान नहीं होंगे। उसमें क्वेश्चन बहुत ही उल जुल बनाए जाते हैं। ठीक है, एक कोई इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके क्वेश्चन को लेकर के तो एक भी मंडे, क्योंकि वो ज़्यादातर चलती भी उनकी, तो उसको एकदम अवॉइड करिएगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उससे क्या होता है, डीमोटिवेशन आता है और इलॉजिकल क्वेश्चन की ओर ज़्यादा जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसा क्या होता है कि कन्फर्मेशन बायस आ जाता है हमारे मन में। फिर उसके बाद हम और चीज़ें करते हैं कि हम मॉक टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ है। फिर यूपीएससी के अगले दिन रोते हैं कि यार ये चीज़ तो गलती हो गई। ठीक है, जब रिजल्ट आता है ये हमें फील हो जाता है कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी हो गई आपकी जुलाई से लेकर के अप्रैल तक। मई में आपका एग्जाम ही रहेगा, जैसे मैंने बोला रिवीजन वगैरह करोगे। अब बात आ जाती है एआई की। ठीक है, आप लोग में से सोशियोलॉजी ऑप्शनल किसी का है? ज़्यादातर लोग का तो सोशियोलॉजी है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी वाले सबसे ज़्यादा है लेकिन। ठीक है, यहीं पे एआई काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, तब जा कर के मेरे 263 नंबर आए थे। तो सोशियोलॉजी में आप काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी की यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पर से कि रेलिवेंस जो थिंकर्स का है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ करके जो भी आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप थिंकर्स के ओपिनियन को, रेलिवेंस को चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। एक एग्जांपल, और अब जैसे यहाँ पे टाइम लग रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को। चैट जीपीटी का यूज़, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स रेडीमेड तैयार नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का एग्जाम्पल है। हर साल एनवायरमेंटलिज्म पे क्वेश्चन मेंस में आ रहा है, प्रीलिम्स में आ रहा है। पर अब जैसे ये तो आप मान के चलोगे कि भाई मेंस देना है मुझे, तभी आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे। और ये बात मैं पहले भी बता चुका आपको कि मेंस आपका जो फ्रेमवर्क है वो दिसंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को, केस स्टडीज़ को, एथिक्स के एग्जाम्पल्स को, जैसे आप न्यूज़पेपर से ना काफ़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं। जो काम आज के डेट में 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए आप 5 दिन लगा दो, 5 महीने लगा दो, आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जैसे मैंने बताया इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, आप इसमें डालिए चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालिए टॉप 50 इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, बस आप इतना प्रॉम्प्ट डालिए, वो आपको एग्जाम्पल्स ला करके दे देगा। ठीक है, केस स्टडीज़ ऑफ, अभी एक नक्सलिज्म पे एक केस स्टडी थी। यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने एक केस लेकर के, मतलब उनका डेवलपमेंटल पॉलिसी लेकर के आई थी कि हम 80% फोर्स का यूज़ करेंगे और 80% डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क लगाएंगे हम और 20% फोर्स का यूज़ करेंगे। अफगानिस्तान में मॉडल यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी उन लोगों को हेल्प भी मिली थी कि मतलब वहाँ पे जो, खैर वो लोग जीत नहीं पाए, वो बात दूसरी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प मिली थी उन लोगों को। ठीक है, एक मैं अभी जिसको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ। ठीक है, अभी तक किसी ने कंप्लीट किया कुछ भी थिंकर्स वगैरह का पार्ट? आप लोगों ने, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है? स्टार्ट हो गया है, तब शायद आप लोगों को समझ में आता है। लेकिन चलिए जीएस में बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो बस मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, पर आपको इसमें क्या करना है ना कि आपने इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स को डाला, अब आप इसमें जीएस पेपर और भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं आप। ठीक है, जीएस में आप थोड़ा बहुत ब्लफिंग चलती है यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता है कि आप जीएस में, जैसे मैं क्या करता था, मुझे समझ नहीं आता था आंसर राइटिंग करते वक्त, तो मुझे खुद भी नहीं आता था, मैं ऐसी कोई बॉडी शायद होती भी नहीं हो, मैं उसका भी नाम लिख देता था। ठीक है, ये मैंने सच में किया है। जीएस वन में मेरे ओवरऑल पेपर में छूटे थे करीबन
70 मार्क्स का पेपर मेरा छूट गया था, तो भी मेरे मेंस में 795 मार्क्स थे। जीएस पेपर 1 में मेरा 115 था, जीएस पेपर 2 में इतना ही था, ठीक है। जीएस पेपर 3 में काफ़ी कम था क्योंकि उसमें भी 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, तो इनफैक्ट 70 से ज़्यादा ही छूटे थे। तो एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि क्वेश्चन छूट जाता है तो सिलेक्शन, जैसे मेरा ही जब मैंने मेंस देख कर गया तो मैं लोगों से बात करता था तो लोग मेरे से कहते थे कि क्वेश्चन तो नहीं ना छूटा है तुम्हारा। मैंने बोलता यार, मैं झूठ बोलता था नहीं क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। फिर मैं बाद में यही सोचता था यार क्वेश्चन छुट्टे से क्या मतलब है अगर बाकी क्वेश्चन में मैंने क्वालिटी दे दी है, ठीक है। तो फिर वही उसी बात पे वापस आते हैं कि कुछ चीज़ आप ब्लफ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया रेडिकल एंड आउटसाइडर ग्रुप। आपको इसमें जो नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर इसमें आप आगे भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंग आप यूपीएससी का इसमें डाल दोगे प्रॉम्प्ट आप, तो खुद ब खुद सारी चीज़ें दे देगा। एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे अभी कल तो मैं कोई पेपर लिख रहा था, तो मुझे याद है कि एक मैंने और ब्लफ किया था सिंपल सा, कोई चाइल्ड राइट्स एंड यू करके चाइल्ड लेबर का कुछ वो काम करता है, चाइल्ड लेबर पे काम करता है। पर अभी बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी बढ़ गई है, तो मैंने झूठ में उसमें लिख दिया कि चाइल्ड राइट्स एंड यू की एक स्टडी है कि बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ की वजह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक गया है। तो थोड़ा बहुत ब्लफिंग चलती है जो हम लोग यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करते हैं, ठीक है। एक अलग तरीके से सोच करके आंसर तक पहुँचते हैं। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पहले ही पुलिस ऑफिसर बन जाइए, ठीक है। मतलब ये आपको क्या क्या इसने, अब आप बस सिंपल आप एक एग्जाम्पल डालते हैं, पर इसने कैटेगराइज कर दिया। अब कैटेगराइज कर दिया है तो आप उसका एग्जाम्पल यूज, यही इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। हम पूछते हैं ना वैल्यू एडिशन कहाँ से करें, और जब आप खुद से वैल्यू एडिशन करते हो तो उसका बहुत, अब जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल आप लेकर के आते हो, ठीक है, आप वहाँ से वैल्यू एडिशन कोशिश करोगे करने की, आप अगले दिन भूल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से वैल्यू एडिशन करते हो, और यही टाइम है वो वैल्यू एडिशन करने का, ये मेंस का प्रिपरेशन करने का। और जो आप, अब जैसे मुझे याद है जब मैं 2020 में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, उसके एग्जाम्पल्स मुझे आज तक याद है। जब मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं याद आता है तो मैं, खैर मैं झूठ लिख देता हूँ उसमें तमाम चीज़ें, लेकिन अब मैं लिखता हूँ उसी का एग्जाम्पल हूँ। जैसे अभी क्या पता डेटा चेंज हो गया हो तमाम चीज़ में, थोड़ा बहुत ब्लफिंग चलती है, लेकिन अगर पकड़ा गए तो फिर मेरे पेपर 3 में जैसे 70 नंबर आते हैं, आप लोग के भी आ जाएंगे। तो कोशिश यही करना कि ब्लफिंग लास्ट रिजॉर्ट रखना आप लोग को। और ये काम इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेहनत कर लीजिए, एआई का यूज़ करिए वैल्यू एडिशन के लिए। वैल्यू एडिशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे 2022 के अटेम्प्ट में मेंस में 681 नंबर थे, सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और 2000 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उस पर 795 मार्क्स थे। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी कि पर क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ाऊंगा, और 7 पेपर होते हैं, लमसम 20 क्वेश्चन होते हैं, सब में 140 नंबर मुझे बढ़ाने थे। मेरे 114 नंबर ही बढ़े, वो कहीं जो ब्लफिंग जो पकड़ा गई थी उसकी वजह से, ठीक है। तो यही वैल्यू एडिशन ही आपको हेल्प करेगा, ये बून की तरह आपके लिए है, ठीक है। इसको रिकग्नाइज करिए, इसको इनकलकेट करिए अपने प्रिपरेशन में, अदरवाइज कोई एज लेने के लिए आपसे पहले रेडी है। समझिए, जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को एडवांस नहीं करेगा, क्वेश्चन देख रहे होगे आप, कीवर्ड्स को नहीं पकड़ेगा, ये कीवर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे देता है आपको। फॉर एग्जांपल अभी 2025 का ही पेपर देखा होगा आपने, जीएस पेपर 3 का, एआई पे क्वेश्चन बहुत आया था, ठीक है। नैनोटेक पे क्वेश्चन आया था, एक शायद बायोटेक पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो खुद भी एआई जनरेटेड क्वेश्चन बना करके दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कीवर्ड्स आपको एआई ही देगा, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है ना, वो एक नैरेटिव की तरह पढ़ते हो, मतलब सॉरी एक फैक्ट्स की तरह पढ़ते हो। लेकिन जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे होते हो तो एक नैरेटिव की तरह पढ़ाई कर रहे होते हो। और जब आप नैरेटिव की तरह पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपके माइंड में चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती हैं। बस मैं बार बार इसीलिए इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा सच बाकी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट हो, किसी को कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, अदरवाइज हम लोग एंड करेंगे। जी
जैसे हम प्री और मेंस की बात करते हैं, जैसे ज्योग्राफी चल रहा है हमारा, समझ में सब कुछ आ रहा है हमें और मतलब आंसर राइटिंग भी अच्छी कर रहे हैं पहले से। तो जैसे वैल्यू एडिशन की आप बात कर रहे थे, तो हम किसी स्पेसिफिक कोचिंग का मटेरियल फॉलो करें या फिर मतलब कैसे कर सकते हैं जो ज्योग्राफी? आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? तो यही का फॉलो करिए, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं थोड़ा, मत करिए। मैं बता रहा हूँ, रीज़न भी बता रहा हूँ मैं उसका। इधर उधर भागने से अच्छा कि एक ही जगह को फॉलो करिए, ठीक है? और इनका कंटेंट अच्छा है यार, प्रहार समरी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया, ठीक है? अगर आप देखोगे ध्यान से एग्जाम्पल्स, जैसे मैं मान सकता हूँ कि जो आर्गुमेंट्स है, जो स्टेटमेंट्स है वो अच्छे नहीं होंगे, पर जो एग्जाम्पल्स है ना वो रेलिवेंट है, और वही आपके क्वेश्चन को, आपको आंसर को अलग बनाता है, ठीक है? तो एक ही जगह पे टिके रहिए। सर जैसे वन पेजर नोट्स की बात करते हैं, तो क्या आपने वो बनाए थे? सबसे, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार वन पेजर नोट्स बनाना। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल्स उसमें होने चाहिए, कोई सिंपल सा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? और कुछ अगर आपको, वन पेजर नोट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Hello, sir. Sir, my concern is about consistency. Sir, तो माइक ऊपर कर दीजिए प्लीज। sir, when you were preparing for the UPSC, how did you tackle this? Because I feeling इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है समटाइम्स। जैसे मुझसे मैं जैसे डेली में रखता हूँ 8 से 10 घंटे का, बट समटाइम्स हो जाता है कि 6 घंटे ही रह जाते हैं। ऐसा एक वीक में जैसे टारगेट रहता है तो 5 दिन ही हो पाते हैं, 2 दिन ऐसा बिल्कुल बेस्ट चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने कैसे सॉल्व किया था? सो मतलब इनकी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की, किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 0 घंटे पढ़ते हैं। नो 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 सर, ऐसा तो अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, तो देखिए इनकी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इस हिसाब से। 8 + 6 14, 2 घंटे के एवरेज 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, झूठ में टेंशन ले रहे हैं। समझिए बात को। टारगेट जो मेरा 2027 का है, तो इस हिसाब से तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना। यार अभी ख़त्म तो नहीं तो 2027, आप बहुत सफिशिएंट पढ़ रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ। इट इज़ फाइन सर। हाँ, बहुत आप परेशान हो रहे हो, बहुत अच्छा, मतलब अप्रोच बहुत अच्छा है, ठीक है? एक शायरी सुनिए ना, ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, तो खुदा क्या मैं ज़ोर से जीता, खुदा क्या मैं ज़ोर से मरता। तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, मैंने सुना दिया इसीलिए आपको, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बढ़िया है यार, मतलब एवरेज आपके 7 आवर्स तो निकल ही जा रहे हैं ना, तो बस यही इंपॉर्टेंट है। बस हाँ, उससे नीचे मत हो, 6 से 7 घंटे से नीचे मत हो। और ऐसा भी कोई दिन आएगा जिस दिन एकदम पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ भी रहोगे तो ऐसा होगा कि यार सब बस दिमाग में जा रहा है, कुछ भी आपको याद नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है? वो जो सारी चीज़ें रिटेन नहीं हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन है यार, मतलब ठीक है। और कभी भी प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म पे ही डिफाइंड होता है, जो आपको अब जैसे 2026 का जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, ये सीज़न जो एस्पिरेंट्स थे क्यों निकाल पाए, और मैं ही क्यों निकाल पाया, क्योंकि मैं काफ़ी साल से पढ़ा था। नो डाउट जो एक्सपीरियंस थे उनके लिए पेपर बना था, तो वो एक्सपीरियंस जब आप पढ़ाई करोगे बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर, एक प्रॉब्लम और मेरे साथ आ रही है, जैसे कि समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जैसे अभी 3 दिन में 1 दिन मुझे ऐसा लगा है कि ये मुझे कर रहा हूँ वो बर्थ नहीं है, ठीक है? क्या कर रहे हो आप, फिर से बोलिए। जैसे लास्ट 3 डेज़ में मैंने लगभग 1 से 1.5 दिन ये फील किया है कि जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन सर। देखिए, जो बेसिक बुक्स है उसको आप पढ़ाई करिए, बाकी तो एज सच कुछ भी नहीं है। जो बुक्स है बस उसको अपना रीडिंग करते रहिए, ठीक है? ओके देन वी विल बी एंडिंग दिस सेशन। तो एक लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, टू बिकम एन ऑफिसर आपको थिंक लाइक एन ऑफिसर, बस इतनी सी बात है। समझिए इस चीज़ों को और सिंपल रखिए अप्रोच को, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस प्लीज।